डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोमांटिक पीरियड का कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं रोमांटिक एज कहां से शुरू हुआ और क्या उसका फीचर है, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं। उसके बाद आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का बायोग्राफी और उसके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में एक दो वीडियो अपलोड किया हूँ। उसके बाद मैं एमसीक्यू का 209 क्वेश्चन मैं आप लोगों का विलियम वर्ड्सवर्थ का 209 एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आज ये रोमांटिक पीरियड का एक और प्रोमिनेंट राइटर, पोएट कहें, सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में आज मैं इसके बायोग्राफी, इसके फेमस वर्क और इसके बायोग्राफी के बारे में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो ये आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं या फिर सेट की तैयारी करते हैं, तो ये सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप ये अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहें, ताकि आपको और भी अपनी नॉलेज को बूस्ट करने में मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आपको। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है सैमुअल टेलर कोलरिज, है ना। सैमुअल टेलर कोलरिज कौन है? तो एक ये रोमांटिक एज के महत्वपूर्ण पोएट है ना। अब यहाँ पर होता है, इसका जन्म है आपका 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1772 का। और इसका प्लेस ऑफ बर्थ है, मतलब किस जगह में इसका जन्म हुआ था, वो जगह का नाम है ऑड्री संत मैरी। ऑड्री संत मैरी डिवॉन, ग्रेट ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डाइट, इसकी जो डेथ है वो है 25 जुलाई 1834, एज ऑफ 61, है ना। 25 जुलाई 1834 में 61 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। और प्लेस ऑफ डेथ, अब ये कौन सी जगह में इसकी डेथ हुई थी, वो जगह का नाम है हाईगेट, मिडिल सेक्स, यूनाइटेड किंगडम, है ना। नेक्स्ट, इनकी स्पाउस है सारा फ्रीकर। इनकी स्पाउस का नाम है सारा फ्रीकर। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 टू 1834, है ना। इसका सैमुअल टेलर का जन्म 1772 से इनकी जो एज का जो 61 का है, मतलब इनकी मृत्यु 1772 में हुई, 1772 में सॉरी जन्म हुई, और इनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। बोर्न ऑन अक्टूबर 21 1772 में है। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ अ विलेज पार्सन। ये विलेज पार्सन के सबसे छोटे बेटे थे, है ना। अब यहाँ पार्सन क्या होता है? तो पार्सन का मतलब होता है पुरोहित बोले या पादरी बोलते हैं, है ना। पुरोहित या पादरी, पादरी। तो इसके छोटे बेटे थे, है ना। पार्सन, विलेज पार्सन के पादरी के छोटे बेटे थे सैमुअल टेलर कोलरिज, मतलब एसटी कोलरिज, है ना। व्हेन हिज फादर डाइड ही वाज सेंट, व्हेन हिज फादर डाइड ही वाज सेंट अ लंदन चैरिटी स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ द क्लर्जी। जब इनकी इनके फादर का डेथ होती है तो उसे ए लंदन चैरिटी स्कूल बच्चे के क्लर्जी के लिए भेज दिए जाते हैं, है ना। कौन से स्कूल भेज दिए जाते हैं उनके फादर की मृत्यु के समय के बाद? तो लंदन चैरिटी स्कूल, है ना। लंदन चैरिटी स्कूल भेज दिए जाते हैं सैमुअल टेलर को पढ़ने के लिए। In 1791, Coleridge went to Cambridge. At Cambridge, he became a radical, and won a prize for an ode in Greek, abolition of slavery, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1791 ईस्वी में, है ना। कब? 1791 ईस्वी में इसे क्या करता है? कोलरिज को कैम्ब्रिज 1791 ईस्वी में कैम्ब्रिज गए, है ना। कोलरिज 1791 ईस्वी में कहाँ गए? कैम्ब्रिज गए। अब वो कैम्ब्रिज में ही बिकेम अ रेडिकल, वह रेडिकल हो गए, है ना। रेडिकल का मतलब क्या होता है? तो रेडिकल हो गए कैम्ब्रिज जाने के बाद, वह क्या हुआ? एक रेडिकल हो गया, कट्टरवाद हो गया, मतलब एक सुधारवादी, सुधार करने वाले व्यक्ति बन गए, है ना। रेडिकल बन गए। एंड ओन अ, सुधारवादी जो समाज के लिए सुधार करते हैं उनको बोलते हैं, है ना। रेडिकल बन गए और वो वहां पर कुछ प्राइज जीते। और किस लिए जीते? तो ओड इन ग्रीक ऑन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन, है ना। स्लेवरी के उन्मूलन में, स्लेवरी मतलब क्या हुआ? गरीबी, ओ सॉरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, किसी के गुलाम, है ना। गुलाम को क्या किया? एबोलिशन किया, मतलब इसका उन्मूलन किया, इसको हटाने में मदद किया। तो इसमें एक वो ग्रीक ओड में, है ना, मतलब उसने एक ग्रीक ओड लिखा, उसमें स्लेवरी को कैसे हटाया जाए, है ना, गुलामी को कैसे उन्मूलन किया जाए उसके बारे में लिखा। और ये जो ग्रीक ओड है वो उसको एक प्राइज दिया, मतलब उनको ये ग्रीक ओड ने उनको एक प्राइज दिलवाया, है ना। नेक्स्ट है इसका, इन कैम्ब्रिज कोलरिज मेट रॉबर्ट साउदे 17, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रॉबर्ट साउदे अब कैम्ब्रिज में ही
रॉबर्ट साउदे से मिलते हैं, है ना। एसटी कोलरिज जो है वो रॉबर्ट साउदे से 1774 ईस्वी, है ना, मतलब 1774 में से 1843 तक रॉबर्ट साउदे से मिला, है ना, रॉबर्ट साउदे से मिला। बोथ मतलब यहाँ पे रॉबर्ट साउदे का एज दिया हुआ है 1774 टू 1843 तक ये बिताया इसके साथ, है ना, समय बिताया। तो ये कब मिले, तो 1774 से लेकर 1843 तक रॉबर्ट साउदे के साथ में अपने जीवन को कैम्ब्रिज में बिताया। बोथ पोएट हैड सिंपैथेटिक व्यूज ऑन अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टुगेदर दे प्लान फॉर फाउंडेशन ऑफ एन इलीगेड्रिन इटोपियन कम्युनिटी इन न्यू इंग्लैंड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पोएट जो हैं ये मिले आपका 1774 से 1843 तक ये लोग साथ में रहे, और ये दोनों पोएट एक ही सिम्पैथेटिक के थे, मतलब एक ही सहानुभूति के थे, एक ही हमदर्द के थे, है ना, सहानुभूति के थे, एक ही रंग मतलब एक ही नॉलेज के थे। नेक्स्ट जो है, और इन लोग क्या किया, एक प्लान एक साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक साथ इन लोग वे दोनों एक प्लान किया, और उसकी आधार हुआ इलीगेट्रियन इटोपियन कम्युनिटी इन न्यू इंग्लैंड, है ना। ये उन लोग का एक प्लान बना, आधार बना, फाउंडेशन हुई, है ना, फाउंडेशन हुई, आधार बना, फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहां पर अब है इसका, कोलरिज left Cambridge without a degree and almost on the impulse married the sister of Southey's fiancé, है ना। मतलब हुआ कि ये जो कैम्ब्रिज को बिना विलंब किए हुए उसने क्या किया, कैम्ब्रिज छोड़ दिया, बिना विलंब के उसने कैम्ब्रिज को छोड़ दिया, और ऑन इम्पल्स, वो इम्पल्स हो गए, आवेग में आ गए, है ना, आवेग में आ करके बिना विलंब किए हुए क्या किया, कैम्ब्रिज को छोड़ दिया, एंड मैरिड द सिस्टर ऑफ साउदेस फियांसी, सिस्टर ऑफ साउदेस फियांसी, है ना। साउदेस का जो मंगेतर था, ठीक ना, साउदे का जो मंगेतर था उसके साथ में क्या किया, तो उसके साथ में वो शादी कर ली, इसके रॉबर्ट साउदे, है ना, रॉबर्ट साउदे के जो मंगेतर थे उनकी बहन के साथ, मतलब उसकी साली के साथ में क्या किए, शादी कर लिए। दिस मैरिज वॉज अ फेल्योर, और यह मैरिज क्या हुआ, फेल्योर हो गया, असफल रही, ठीक ना, यह मैरिज क्या रहा, असफल रही। द कपल हैड 4 चिल्ड्रेन बट लिव्ड अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ये दोनों को क्या, 4 बच्चे थे, है ना, 4 बच्चे थे, लेकिन लिव्ड अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन उन लोगों के जीवन लगभग बहुत दूर रहा, ठीक ना, बट लिव्ड अपार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन उन लोग अपनी जीवन दूर दूर में बिताया, अलग अलग बिताया, एक साथ नहीं रहे। इन 1795 कोलरिज मेट विलियम वर्ड्सवर्थ, अ पोएट विद सिमिलर पॉलिटिकल एंड लिटरेरी, है ना, लिटरेरी व्यूज। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये 1795 ईस्वी में कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलता है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ से कब मिला, 1795 में कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलता है। अब ये दोनों पोएट एक ही पॉलिटिकल, एक ही राजनीतिक के थे, एक ही लिटरेरी व्यू के थे, मतलब साहित्यिक विचार के थे, दोनों का विचार मतलब मिल रहे थे। द इनकाउंटर प्रोड्यूस वन द मोस्ट क्रिएटिव पार्टनरशिप इन इंग्लिश लिटरेचर। अब क्या हुआ कि द इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, भेंट होना, है ना, मुठभेड़ होना या अचानक मिल जाना। तो इन लोग का जो अचानक से मिलना और जो प्रोड्यूस हुआ, उत्पादन हुआ, मतलब किसका उत्पादन, पोएट्री का, पोएट्री निर्माण का, मोस्ट क्रिएटिव पार्टनरशिप, और बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच में क्रिएटिव पार्टनरशिप हुआ, क्रिएटिव मतलब निर्माण करने वाले पार्टनरशिप बन गए इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में दोनों मिल करके बहुत ज्यादा क्रिएटिव रचना किए, बहुत सारा रचनाएं किए। The result of their collaboration was the lyrical ballads 1798, और इसके परिणाम स्वरूप, इन लोग दोनों का सहयोग के परिणाम स्वरूप, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, है ना, तो ये दोनों के सहयोग से क्या हुआ, 1798 में लिरिकल बैलेड इन लोग लिखा, है ना, लिरिकल बैलेड आया, दोनों के सहयोग से 1798 में लिरिकल बैलेड आया। The contribution to the collection by the two poets was very different, है ना। अब क्या है, दोनों पोएट का जो कंट्रीब्यूशन था, सहयोग था, दोनों का जो कलेक्शन था, ये दोनों पोएट का योगदान था, है ना, दोनों पोएट का योगदान था किसमें, आपका लिरिकल बैलेड में। वॉज वेरी डिफरेंट, दोनों का अलग अलग था, जो कंट्रीब्यूशन जो था लिरिकल बैलेड में दोनों का डिफरेंट था, अलग अलग था। वाइल, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ रोट पोएट्री
and inspired the simple things of everyday life. Coleridge turned to the past for the unknown and mysterious and took the readers into the fantastic world of imagination. मतलब हुआ कि दोनों का विचार तो डिफरेंट हो गया, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, इंस्पायर्ड बाय द सिंपल मैन, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करता था, पोएट्री लिखा और लोगों को सिंपल थिंग, बहुत साधारण चीजें से, जो हमारी डे टू डे लाइफ के जो साधारण चीजें होते हैं उसके माध्यम से प्रेरणा दिए, है ना, लोगों को प्रेरणा दिए, जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती है उससे लोगों को प्रेरित किए। जबकि कोलरिज ने कुछ अलग ही चेंज किया, और वो था पास्ट फॉर द अननोन, है ना, जो हमारे फ्यूचर में बीत गए, है ना, सॉरी, पास्ट में जो बीत गए हैं, पास्ट द अननोन, अननोन मतलब जो अज्ञात है, और जो मिस्टीरियस है, जो रहस्यमय है, उसके बारे में उसने अपने पोएट्री में लिखा, अपने कविताएं में लिखा। एंड टूक द रीडर्स, और वो लोगों को अनोखा, फैंटास्टिक, है ना, फैंटास्टिक मतलब अनोखा क्या दिया, लोगों को वर्ल्ड के इमेजिनेशन और दुनिया के जितने भी काल्पनिक चीजें हैं उसको एक फैंटास्टिक रूप दिया, लोगों को फैंटास्टिक मोहित किया, कह सकते हैं, अपनी तरफ खींचा, है ना, जो इमेजिनेशन से कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका, वर्ड्सवर्थ आस्क्ड द रीडर्स टू एंजॉय हिज नेचुरल डिस्क्रिप्शन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने रीडर को नेचुरल जो वर्णनात्मक है, वर्णन है ना, नेचुरल प्राकृतिक जो वर्णन है वो इंजॉय करने के लिए पूछता है ना, मतलब इंजॉय करवाता है, नेचुरल चीजें जो प्राकृतिक में है वो चीज। कोलरिज ऑन द अदर हैंड, लेकिन कोलरिज दूसरी तरफ क्या करता है, लेड देम इनटू द सुपरनेचुरल वर्ल्ड्स यूजिंग द स्ट्राइकिंग सिंबल एंड इमेजेस। और दूसरी तरफ क्या करता है, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करता है, नेचुरल डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक ना, अपने जीवन का जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो बीत रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन करता है, उसको वर्णन करता है। लेकिन दूसरी तरफ कोलरिज जो है वो क्या करता है, लोगों को सुपर नेचुरल, है ना, सुपर नेचुरल मतलब दैवीय शक्ति, मतलब दैवीय शक्ति, दुनिया को बहुत ही बेहतरीन प्रभावशाली प्रतीक देता है, पहचान देता है, ठीक ना, इमेजेस देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर इज कोलरिज बेस्ट वर्क, है ना, क्या है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर इज कोलरिज बेस्ट वर्क इन द कलेक्शन। अब वो सारे पोयम में सबसे अच्छा जो एच.टी. कोलरिज का जो पोयम आया वो है द एंशिएंट मारिनर, ठीक ना, द एंशिएंट मारिनर सबसे अच्छे वर्क रहा उस कलेक्शन में। इन 1798 कोलरिज ट्रेवल्ड टू जर्मनी विथ वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी। अब क्या हुआ, 1798 ईस्वी में कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन, किसकी बहन, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी के साथ में कहाँ गए, ट्रेवल किए, यात्रा किए जर्मनी का, है ना, कितने ईस्वी में, तो 1798 में। He had become disillusioned with the political radicalism inspired by the French Revolution and turned his attention to German philosophy, especially the ideas of philosopher Immanuel Kant. इमैनुअल कांट, इसे थोड़ा याद कर लेंगे, इमैनुअल कांट। अब क्या हुआ कि उसके साथ डिसइल्यूजन हो गया, इसके साथ डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो मोह भंग हो जाना, है ना, जिसका भर्म टूट जाना या भर्म टूट जाना। तो क्या हुआ, उसके साथ वो मोह भंग हो गया, है ना, इसके साथ एच.टी. कोलरिज का मोह भंग हो गया, जो चीज चाहता था वो मोह भंग हो गया। और वो किसके साथ से, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, है ना, रेडिकलिज्म मतलब कट्टरपंथी जो था या उग्र जो सुधारवादी था समाज के बारे में, जो वो सुधार चाहते थे उसके बारे में वो डिसइल्यूजन हो गया, मतलब उसकी मोह टूट गया उसके प्रति। अब क्या होता है उसके बाद, इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये जो हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते ये अटेंशन जो था वो दूर हो गया, और जर्मन फिलोसफी, है ना, और जर्मन फिलोसफी के चलते, स्पेशली द आइडियाज ऑफ द फिलोसोफर इमैनुअल कांट, और ये विशेष रूप से इमैनुअल कांट के चलते ये ऐसा हुआ कि वो समाज में जो सुधार करना चाहते थे उसके प्रति उसकी क्या हुआ, मोह भंग हो गया। ही लर्न जर्मन, है ना, उसने जर्मन सीखा, किसने, सैमुअल टेलर्स ने जर्मन सीखा, जर्मन का लैंग्वेज सीखा, स्टडीड फिलोसफी, है ना, वहाँ की दार्शनिक चीजें सीखे, अध्ययन किए, एट द गोटिजेन, है ना, गोटिजेन यूनिवर्सिटी में, कहाँ सीखे थे, तो गोटिजेन यूनिवर्सिटी में जर्मन सीखे, और वहाँ की जो दार्शनिक बुक है वो चीज को वो स्टडी किए। एंड ट्रांसलेटेड सम वर्क्स बाय रोमांटिक पोएट फ्रेडरिच ऑन, है ना, और वो क्या किए लास्ट में
कुछ वर्क को क्या किया, वो ट्रांसलेट किया रोमांटिक पोएट फ्राइडरिच, है ना, फ्राइडरिच ऑन के साथ स्किलर इनटू इंग्लिश में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, by 1804 Coleridge had become addicted to opium, which was the only available relief for the pain he suffered due to the various health problem। अब क्या हो गया कि ओपियम का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, ओपियम का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट जो कहानी है इसकी वो है कि 1804 में, है ना, 1804 में मतलब 1804 ईस्वी में एसटी कोलरिज ने का एडिक्शन लग गया, एडिक्टेड हो गया, मतलब वो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिक्टेड, एडिक्शन, है ना, जिसके बिना कोई रह नहीं पाता है, अगर वो चीज नहीं मिले वो तो वो एक पागल सा होने लगता है, तो उसको एडिक्शन बोलते हैं, है ना। तो 1804 ईस्वी में कोलरिज ने एक एडिक्शन हो गया, वो क्या चीज का हो गया, ओपियम का। और ओपियम का क्या मतलब होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएंगे। विच वॉज द ओनली अवेलेबल रिलीफ फॉर द पेन, और यही चीज जो ओपियम था वो केवल उसके क्या रिलीफ मतलब आराम देने में, दर्द के लिए आराम देने में मदद करता था। ही सफर ड्यू टू द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और वह बहुत सारे क्या हुआ, अनेक हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए, क्या हुआ, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम समस्याएं अस्वस्थ हो गए। इन 1804 ही लेफ्ट फॉर माल्टा, और 1804 ईस्वी में ही उसने क्या छोड़ दिया, माल्टा को छोड़ दिया, है ना, माल्टा को छोड़ दिया। होपिंग टू ओवरकम हिज एडिक्शन एंड इम्प्रूव हिज हेल्थ इन वार्मर क्लाइमेट, ये आशा करते हुए माल्टा को छोड़ दिया कि जो ओपियम का मेरा, अफीम का मेरा आदत लग चुकी है ना, उससे मुझे विजय मिल जाए, उसको वो हरा पाए, उसको मतलब ओपियम की जो एडिक्शन है, आदत पड़ी हुई है, उसको वो छोड़ पाए, इसलिए वो माल्टा को छोड़ दिया और वो कहाँ आ गया, अपने वार्मर क्लाइमेट में आ गए, ठीक ना, मतलब गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में आ गए। ही वर्कड एज सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ माल्टा फॉर 2 years एंड देन रिटर्न टू इंग्लैंड। वो माल्टा में एक सेक्रेटरी के रूप में 2 साल गवर्नर के रूप में काम किया माल्टा के लिए, 2 साल, उसके बाद वो फिर क्या हुआ, आ गए यहाँ पे इंग्लैंड रिटर्न आ गए। इन 1804 मतलब 4 साल बाद, है ना, 1804 4 साल बाद ही मूव्ड बैक टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद वो फिर से क्या हुए, लेक डिस्ट्रिक्ट में मूव कर गए, वापस आ गए लेक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा बिताए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन कौन पोएट जाने जाते हैं, आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो क्लोज टू द विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो जब लेक डिस्ट्रिक्ट आए हैं तो वो सबसे करीबी हुए, कौन कौन से पोएट के करीबी हुए, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, ठीक ना, सबसे ज्यादा रॉबर्ट साउदे और विलियम वर्ड्सवर्थ का करीबी हुए। टुगेदर दे बिकेम नोन एज द लेक पोएट, और इन लोगों को एक साथ क्या माना जाता है, लेक पोएट के रूप में भी जाना जाता है। कौन कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और एसटी कोलरिज को लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। कोलरिज फेल इन लव विथ वर्ड्सवर्थ सिस्टर इन लॉ, है ना, कोलरिज क्या हुआ, कोलरिज को विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सिस्टर इन लॉ मतलब साली से क्या हुआ, वो प्यार हो गया, है ना। दिस लव वाज सोर्स ऑफ ग्रेट सफरिंग ऑल थ्रू हिज लाइफ, और यह जो प्यार था वो एक बहुत बड़ा दुख देता है, सफरिंग होता है, उसे ग्रसित होता है पूरे जीवन भर। नेक्स्ट है, लेक पोएट्स आर पोएट्स सैमुअल टेलर्स, रॉबर्ट साउदे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ आर द पोएट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेक पोएट जो थे वो हैं सैमुअल टेलर, है ना, सैमुअल टेलर मतलब एसटी कोलरिज, रॉबर्ट साउदे और विलियम वर्ड्सवर्थ, हु लिव्ड इन एंड वर इंस्पायर्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो सब ये सब तीनों पोएट रहे और लेक डिस्ट्रिक्ट को प्रेरित किए, इंस्पायर्ड किए, है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज लेक स्कूल, और ये सबको एक लेक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है या लेकिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, लेकिस्ट के नाम से भी या लेक स्कूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, आगे है बोथ टर्म आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द एडिनबर्ग। ये दोनों टर्म मतलब शब्द, मतलब कौन कौन से, लेकिस्ट स्कूल और लेक स्कूल और लेकिस्ट, ये दोनों टर्म सबसे पहले क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ, वो कहाँ हुआ, एडिनबर्ग में हुआ रिकॉर्ड। रिव्यू ऑफ 1816, जो रिव्यू आया था इसका 1816 में आया था। द पेजोरेटिव लेकर्स यूज बाय लॉर्ड बायरन हाउएवर एंटीडेट्स देम बाय 2 years, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे है द पेजोरेटिव्स लेकर, और
यहाँ पे पेजोरेटिव लेकर्स बन गए इन लोग, ठीक ना, पेजोरेटिव है ना। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमान होने लगा, अपमानजनक, निंदात्मक। लेकर्स बन गए, इन लोग को अपमानजनक बन गए, निंदात्मक बन गए। यूज्ड बाय लॉर्ड बैरोन, ठीक ना, जो लॉर्ड बैरोन के द्वारा, ये भी लॉर्ड बैरोन भी सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, इन लोगों के द्वारा बन गए। हालांकि एंटीडेट्स देम, उन लोगों को पूर्वकालिक, है ना, एंटीडेट्स का मतलब होता है समय से पहले का पोएट माना जाता है ना। मतलब फर्स्ट जनरेशन का ये 3 पोएट हुए और सेकेंड जनरेशन का लॉर्ड बैरोन। बाय 2 years, नाउ द टर्म डजंट बियर एनी डेरोगेटरी मीनिंग व्हाट्सएवर, जो भी था, है ना, इनके जो कोई भी डेरोगेटरी सहन नहीं कर सकता, है ना, डेरोगेटरी, अपमान। डेरोगेटरी का मतलब अपमान, इन लोग जो भी था, इन लोग अपने डेरोगेटरी को सहन नहीं कर पाता टर्म को। इन 1810 हिज फ्रेंडशिप विथ वर्ड्सवर्थ केम टू द बीटर एंड, और 1810 ईस्वी में क्या होता है, इन लोग का जो दोस्ती था वो 1810 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में एक बीटर एंड होता है ना। कब होता है, तो एस टी कोलरिज का 1810 ईस्वी में बीटर एंड होता, मतलब दोस्ती टूट जाती है। हिज एडिक्शन टू ओपियम गोट वर्स, और उनके जो अफीम की जो एडिक्शन थी, ठीक ना, अफीम लेने की जो, ओपियम लेने की जो एडिक्शन बन चुकी थी, वो और भी खतरनाक हो गया, मतलब और भी बुरा हो गया। मेकिंग हिम अनेबल टू वर्क प्रोडक्टिवली, और उनको एकदम ऐसा बना दिया कि अब वो क्या किया, प्रोडक्ट नहीं कर सकती है ना, अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए सोचने समझने में, इतना ज्यादा एडिक्शन बढ़ गया उसका। फॉलोइंग अ सीरियस क्वारल विथ वर्ड्सवर्थ, अब क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में एक गंभीर झगड़ा होता है ना, सीरियस क्वारल मतलब गंभीर झगड़ा होता है। ही लेफ्ट द लेक डिस्ट्रिक्ट, और वह उसने लेक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देता है, किसने, एस टी कोलरिज ने लेक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देता है। एंड मूव टू लंदन, और उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं। वेयर ही स्टेड विथ अ सर्टेन डॉक्टर गिलमैन, और वहां पर लंदन जाने के बाद उसने एक निश्चित डॉक्टर के साथ में शरण लेते हैं, रहते हैं। वो डॉक्टर का नाम है गिलमैन, है ना, गिलमैन डॉक्टर के साथ में रहते हैं। हु प्रोवाइडेड हॉस्पिटलिटी एंड कंफर्ट फॉर कोलरिज, और उसने मुहैया करवाया आराम के लिए, है ना, जितने भी हॉस्पिटल है अतिथि सत्कार के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी होता है वो प्रोवाइड करते हैं, मुहैया कराते हैं। होम इन हाईगेट, है ना, हाईगेट में। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इन द फ्लोइंग ईयर्स कोलरिज स्लोली रिगेन्ड हिज हेल्थ। अब क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ, कोलरिज के हेल्थ में धीरे धीरे फिर से पुनः क्या हुआ, सुधार हुआ, रीगेंड, है ना, फिर से सुधार हुआ। वर्क एज जर्नलिस्ट एंड गेव लेक्चर्स दैट एस्टेब्लिश हिज रिपुटेशन एज द डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी क्रिटिक, और उसको वहां पे जब विलियम वर्ड्सवर्थ से झगड़ा होता है तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां गिलमैन डॉक्टर के साथ में रहते हैं, तो वहां पे उनकी क्या होता है, हेल्थ में सुधार होता है। तब वो फिर से अपना एक काम किया, वर्क एज जर्नलिस्ट, ठीक ना, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, और गेव लेक्चर, और उसने एक लेक्चर दिया और अपनी स्टैब्लिश करता है, ठीक ना, स्टैब्लिश मतलब स्थापित किया एक अपनी प्रसिद्धि, है ना, रिपुटेशन, ख्याति को प्रसिद्ध स्टैब्लिश किया, स्थापित किया एज अ डिस्टिंग्विश, महत्वपूर्ण लिटरेरी क्रिटिक के रूप में, है ना, डिस्टिंग्विश लिटरेरी क्रिटिक के रूप में। हाईगेट होम बिकेम अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु एडमायर्ड कोलरिज द कन्वर्सेशन। उसके बाद क्या होता है कि अब उनका जो ना तीर्थ यात्री का घर बन गया, है ना, हाईगेट होम जो है, हाईगेट होम वो क्या हो गया, एक सेंटर बन गया, केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर प्लेस बन गया पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्री का, फॉर नंबर ऑफ फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे उसके दोस्त जो उनके एडमायरर थे, जो प्रशंसक थे कोलरिज का, वो कन्वर्सेशन के लिए आने लगे उनके साथ। जैसे हैजलिट ने डिस्क्राइब किया है उनको कि एज द मोस्ट इम्प्रेसिव टोकर ऑफ हिज एज, और हैजलिट डिस्क्राइब किया है एस टी कोलरिज के बारे में कि वह सबसे प्रभावशाली टोकर अपने एज के थे, ठीक ना, अपने एज के वो सबसे प्रभावशाली टोकर थे। नेक्स्ट अब है एट अ ग्लेंस, कोलरिज अ ग्लेंस मतलब एक नजर में कोलरिज के बारे में देखें तो एस टी कोलरिज वॉज इंग्लिश पोएट, है ना, एस टी कोलरिज क्या थे, एक इंग्लिश पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, और फिलोसोफर भी था, एंड थियोलॉजियन भी थे, है ना। हु विथ हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, और जो क्या था, अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ थे। वॉज अ फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, और वे दोनों क्या थे, रोमांटिक मूवमेंट के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक ना। फाउंडर का मतलब क्या होता है, तो आप स्थापित करने वाले थे, फाउंडर मतलब बुनियाद देने वाले थे, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना, फाउंडर थे, बनाने वाले थे, स्थापित करने वाले थे, कह सकते हैं। इंग्लैंड एंड इन द इंग्लैंड
इंग्लैंड में, एंड अ मेंबर ऑफ लेक पोएट, और वो एक लेक पोएट के मेंबर भी थे। इन पोएट्री, अपने पोएट्री में ही इज बेस्ट नोन, अपने पोएट्री में सबसे अच्छे जाने गए फॉर कंपोजिशन, अपने रचना के चलते, सच इज द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, जैसे कि उनका सबसे बेहतरीन जो पोएम था वो द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और क्रिस्टाबेल, है ना, राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और क्रिस्टाबेल, ये सबसे फेमस बुक ये कोलरिज का है। नेक्स्ट बात करें अब यहाँ इसके जो फेमस बुक है वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो अगला जो उसका फेमस बुक है कुबला खान, है ना, कुबला खान है, एज वेल एज साथ ही साथ कुबला खान के साथ ही साथ क्या है, लिरिकल बैलेड, जो 1798 ईस्वी में आया, विच ही ऑथर्ड विथ वर्ड्सवर्थ, जो कि वो को ऑथर्ड थे, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सहयोगी राइटर रहे, पोएट रहे। ही ऑल्सो रोट ए एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स इन हिज लिटरेचर ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन 1795, और इसके अलावा उसने क्या क्या लिखा, एजुकेशन शिक्षा के से रिलेटेड लिखा, सोशल सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल और धार्मिक, है ना, ये मैटर से संबंधित इनके क्या रहे, लिटरेचर पोएम रहे। हिज लेक्चर्स ऑन पॉलिटिक्स, उनके जो लेक्चर थे पॉलिटिक्स में थे, धर्म पर था, जो 1795 में आया, जो 1795 में आया। उसके बाद ले सरमन्स 1816 में आया, मतलब 1816 में, एंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च, और चर्च के निर्माण में, स्टेट 1829 में आया। मच ऑफ हिज थिंकिंग एंड फिलोसफिकल, और सबसे ज्यादा फिलोसफिकल थिंकिंग इशू इज कंटेंट इन हिज लॉजिक, और उनके लॉजिक में सबसे ज्यादा क्या रहा, फिलोसफिकल कंटेंट रहा। हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसके जो लिटरेरी साहित्यिक आलोचना हुई, इंक्लूड ये शामिल करता है, साहित्यिक आलोचना जो वो की है वो शामिल करता है डिटेल्ड स्टडी, है ना, डिटेल्ड मतलब गहन अध्ययन को शामिल करता है, किसके, शेक्सपियर का और जॉन मिल्टन का। हाईली इन्फ्लुएंस टेक्स्ट है, बहुत ज्यादा प्रभावित रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, और वो लिखे हैं क्या, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कितना में आया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो 1817 ईस्वी में आया। इन 2 वॉल्यूम में आया था, ये 2 वॉल्यूम में आया। 23 चैप्टर है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में, 23 चैप्टर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके मेजर वर्क कौन कौन है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज का जो मेजर वर्क है वो है लेक्चर, पहला है लेक्चर, 1975 में आया था, लेक्चर ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, 1971 में आया था, मतलब 1971 ईस्वी में। द वॉचमैन 1917 में। ऐसे ऑन हिज टाइम इन द मॉर्निंग पोस्ट एंड द कुरियर 1978 में आया था ये 3 वॉल्यूम में है ना। द फ्रेंड 1969 में आया, और ये भी बुक आपका 2 वॉल्यूम में है। लेक्चर्स दो जो है ये 1808 में आया, मतलब 1808 ईस्वी में से 1819 तक ये आया। ऑन लिटरेचर कब आया, तो 1987 में, ये भी बुक 2 वॉल्यूम में। ले सरमन 1972 में आया। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1983 में आया, ये 2 वॉल्यूम में है। लेक्चर 1818 टू 1819 में ये आया, और ये हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है, जो कि ये 2000 में आया, 2 वॉल्यूम में है। एड्स टू द रिफ्लेक्शन 1993 में आया। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, ये कब आया, 1976 में। सोटर वर्क एंड द फ्रेगमेंट्स 1995 में, ये भी 2 वॉल्यूम में है। मार्जेनिलिया 1980 में ये फ्लोइंग आया है, ये आपका 6 वॉल्यूम में है। लॉजिक 1989 में। एंड टेबल टॉक 1990 में, ये भी 2 वॉल्यूम में। ओपस मैक्सिमम 2002 में है ना, मतलब। अब इसके जो हिज मेजर पब्लिकेशन है वो है आपका द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम क्रिस्टाबेल जो पब्लिकेशन है 1816, ठीक ना, 1816 में पब्लिकेशन है। एंड कुबला खान 1816 में ही आया। बोथ ये अनफिनिश्ड है, दोनों बुक क्या है, क्रिस्टाबेल और कुबला खान दोनों अनफिनिश्ड है। एंड कंसोलिडेटेड है, मतलब बहुत प्रभावशाली है ये दोनों, कोलरिज का फेम का, है ना। कुबला खान वॉज इंस्पायर्ड और ड्रीम इन एन ओपियम स्लीप, और कुबला खान ने उनको प्रेरित करता है एक सपना में, ओपियम स्लीप का, है ना। कोलरिज वोक अप विथ अ क्लियर इमेज ऑफ द पोएम, कोलरिज ने क्या करता है, ये पोएम में एक क्लियर मतलब साफ छवि के साथ में जगता है इस पोएम में। बट लॉस्ट द विजन, लेकिन वो अपनी जो विजन है वो खो चुका था। एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन को
कुछ लाइन के अलावे वो सारा विजन को खो गया था। व्हेन अ विजिटर डिस्टर्ब्ड हिम, जब उसको एक विजिटर ने क्या किया, डिस्टर्ब किया था। द पोएम डिस्क्राइब्स एंशियंट, अब ये जो कुबला खान है उस पोएम में डिस्क्राइब करता है एंशियंट मैजिक राइट, है ना, मैजिक राइट को, एंशियंट मैजिक राइट को डिस्क्राइब करता है। इट मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर आर इट्स सजेस्टिव इमेजरी एंड म्यूजिकल रिदम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावशाली है और सजेस्टिव इमेजरी है, म्यूजिकल रिदम है। क्रिस्टाबेल इज अ मिडिवल रोमांस ऑफ सुपरनेचुरल, और क्रिस्टाबेल में क्या है, तो ये मिडिवल रोमांस है इसमें, और ये दैवीय शक्ति पर है। विच इंक्लूड्स मेनी गोथिक, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, गोथिक एलिमेंट को शामिल करता है। गोथिक का मतलब क्या होता है, गोथिक का मतलब जो भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है आपके सामने, वो है दाउ ही इज बेस्ट नोन टुडे फॉर द पोएट्री कोलरिज रोट आर्टिकल्स एंड डिजर्टेशन ऑन द फिलोसफी। अब क्या है आगे जो है, हालांकि उसने सबसे अच्छे आज पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, अपने पोएट्री के लिए आज क्या हुआ, जाने जाते हैं। कोलरिज ने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे और डिजर्टेशन भी, ठीक ना, डिजर्टेशन हुए, वो शोध भी किया, मतलब निबंध भी लिखे बहुत सारे। वो फिलोसफी पर था, पॉलिटिकल पर था, और उनके एनालिसिस पर था, थियोलॉजी था। हिज ट्रीटिजेस एंड लेक्चर्स, है ना, उनकी जो ग्रंथ है, उनके जो बुक है, वह उनके जो लेक्चर है, वो क्या, मेड हिम अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। और उनके जो बुक है, ग्रंथ है, ग्रंथ बोले मतलब बुक है, और उनकी जो भाषा है, लेक्चर है, उसके चलते वो क्या, सबसे प्रभावशाली, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मतलब सबसे प्रभावशाली इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक 19th सेंचुरी के बन गए। इन हीज बायोग्राफिया लिटरेरिया, और अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो कि 1817 ईस्वी में आया था, कंसीडर्ड हीज ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क, और यह सबसे बड़ा क्रिटिकल वर्क समझा जाता है किसको, बायोग्राफिया लिटरेरिया को। कोलरिज डेवलप्ड थ्योरीज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेरी थ्योरी, और कोलरिज ने क्या किया, अपना एक थ्योरी डेवलप किया, सिद्धांत को डेवलप किया, बनाया, जो कि क्या करता है, 20th सेंचुरी लिटरेरी थ्योरी का वो नेतृत्व करता है ना। नेक्स्ट है एमंग द पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पोएट के बीच कोलरिज इज द मोस्ट फ्रैगमेंटरी, है ना, पोएट जो है 19th सेंचुरी के पोएट के बीच में एस.टी. कोलरिज क्या है, सबसे बड़े फ्रैगमेंटरी बने। फ्रैगमेंटरी मतलब होता है खंडित किया, है ना, अधूरा या खंडित किया बीच में, एंड अनसिस्टमेटिक कर दिया सबको। ऑफ द 3 पोएम्स, और इसके जो 3 पोएम हैं, उन विच हिज फेम ट्रेडिशनली रेस्ट, जो कि 3 पोएम है वो परंपरागत रूप से बचे हुए हैं। ओनली वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, जो कि कंप्लीट है ना, और क्रिस्टाबेल है, और कुबला खान है। बाकी बात सब क्या है, फ्रेगमेंट्री है, मतलब खंडित है, अधूरा है। लेकिन ये 3 जो है, द एंशिएंट मारिनर और क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान, ये कंप्लीट वर्क है। बाकी बात जितने भी है, ये जितने भी वर्क्स किए, जितने भी बुक है, इनके सब क्या है, फ्रेगमेंट्री है, मतलब अधूरा है, टूटा हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ग्रेट पोएम्स, इसके 3 पोएम के अलावे ही ऑल्सो रोट, उसने लिखा द लाइम ट्री बोअर, इसके ये 3 पोएम के अलावे भी लिखा है उसने द लाइम ट्री बोअर, है ना, द प्रिजन, अ पोएम ऑफ होप एंड जॉय का है, एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट, और एक्सपीरियंस पोएट का है। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट भी लिखा, which subscribe to the theory of pantheistic philosophy, pantheistic, है ना। तो पैंथिस्टिक का मतलब क्या होता है, यह मानना कि ईश्वर सब में है, ऐसा भी दार्शनिक के रूप में थ्योरी दिए। प्रेजेंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट, और दैवीय आत्माओं के प्रस्तुति, प्रेजेंस उपस्थिति के बारे में भी लिखा। इन नेचर में है। डिजेक्शन, है ना, डिजेक्शन उदासी के बारे में भी लिखा, डिजेक्शन। एंड ओड, ऑल्सो रिटेन ओड, एंड यूथ एंड एज एक्सप्रेस पोएट सेंस ऑफ द फेल्योर ऑफ क्रिएटिव पावर, और पोएट का जो जो ज्ञान है वो उसके फेल्योर के बारे में, क्रिएटिव पावर के बारे में भी लिखा। ही ऑल्सो कंपोज सम पॉलिटिकल पोएम्स लाइक फ्रांस, और उसने और भी लिखा, पॉलिटिकल पोएम भी लिखा जो फ्रांस के बारे में है, एन ओड के रूप में वो लिखा, विच अंडरलाइन द डिस्गस्ट काउज्ड बाय द फेल्योर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट, है ना।
तो इसके बारे में भी लिखा, डिस्कस मतलब डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब क्या था, घृणित, है ना, घृणित के कारण वो फेल्योर रहा, असफल रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है यहाँ पे, सब्सिक्वेंट मतलब आने वाला, बाद का, ये चीज है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट राइन टेरर, है ना, सब्सिक्वेंट राइन टेरर, बाद के आने वाले दस्तक, दहशत मतलब डरावना चीजें के बारे में भी लिखा कि इसके बाद क्या आएगा, वो मतलब फ्यूचर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइली एक्सटॉल्स इवेंट, और इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया उसने, है ना, और एक्सटॉल्स जो विनाश के बारे में बताया, और आगे क्या एक्सटॉल इवेंट होने वाले हैं, मतलब प्रशंसा भी क्या होने वाले हैं इसके बारे में। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, तो उसके बारे में भी इसने लिखा। आगे की बात करें तो यहाँ पर है जो राइन है वो लिखा एक्सटोल के बारे में, एक्सटोल्स इवेंट, वेयर इज, जबकि द ओड ऑन द डिपार्टिंग ईयर्स फियर द फॉल इंग्लैंड, है ना, ये कोल्ड्रिज वॉज द ट्रू पैंथेस्ट, 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 है ना, कोल्ड्रिज एक वास्तविक पैंथिस्ट था, ईश्वरवादी था, हु टुक डिलाइट द एवरीथिंग अराउंड हिम, और वह उसे खुशी आता है हर चीज उनके बारे में, उनके आमने सामने, अराउंड। इवन द वायर्ड, वायर्ड एंड बिजारे, वायर्ड एंड बिजारे, व्हाट इज द मीन ऑफ वायर्ड एंड बिजारे, तो अजीब और विचित्र चीजें उनके माइंड में आते हैं। इन हीज लेटर डेज, और उसके बाद के दिनों में, हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन, हालांकि वो बाद में जर्मन के से जर्मन में के ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी से प्रभावित हो जाते हैं, है ना, एंड ही एडेड अ न्यू नोट टू इट दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और उसने बाद में एक नया नोट को, एक नई चीज को जोड़ देता है, और उसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, इज द फिनोमिनल रादर देन द एक्चुअल, है ना, रादर देन द एक्चुअल, एंड वॉट एवर फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अपियर, और उसके बाद बाहरी चीज भी प्रतीत होते हैं, is actually given them by the ourself, that is nature lives, जो उसमें शामिल है, नेचर प्रकृति का जो जीवन है हम लोगों का वो, and impression we actually given them receive it our nothing distinct from but a reflection of our thought, और उसके बाद अलग अलग स्पष्ट रूप से वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन दे देता है, प्रतीत होता है उनके विचारों में, अपने विचारों में। He however honestly adhered to his own view of poetry, हालांकि उसने क्या हुआ, ईमानदारी से अपना विचार अपने पोएट्री में चिपके हुए है ना, द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, और बेस्ट जो उनके विचार हैं वो बेस्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है इनका, इन हिज थ्री इंपोर्टेंट पोएम ऑन विच हिज फेम रेस्ट, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ द रोमांस involved in mystery and marvel of the unknown and the untraveled region। अब क्या हुआ, उनके तीन सबसे महत्वपूर्ण पोयम में, कविताओं में, जिस पर उसने उसे क्या हुआ, फेम मिला, है ना, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रोमांस, ये तीनों में क्या है, वो सबसे ज्यादा रोमांस इन्वॉल्व्ड है ना, इन्वॉल्व्ड है, लिपटा हुआ है, शामिल है, और मिस्ट्री, मार्वल, मिस्ट्री है, रहस्य है, चमत्कार है, और अननोन टू अनट्रेवल्ड रीजन, और उसको पता नहीं कि मैं किस रीजन में जा रहा हूँ। नेचर इज डिपिक्टेड इन इट्स मेरियार्ड फॉर्म, और नेचर को उसने क्या किया है, मेरियार्ड फॉर्म में क्या किया है, डिपिक्ट किया है, चित्रण किया है ना। मेरियार्ड का मतलब क्या होता है, तो मेरियार्ड मतलब हुआ ढका हुआ या लिपटा हुआ, है ना, वैसे नेचर को उसने मेरियार्ड फॉर्म में क्या किया है, चित्रण किया है, लिखा है। फैमिलियर एंड कंफर्टिंग टेंडर, फैमिलियर मतलब वो परिचित है, कंफर्टिंग मतलब आराम से, टेंडर का मतलब होता है कोमल, है ना, बहुत ही कोमल है, सूथिंग मतलब शांति देने वाले हैं उनके नेचर के प्रति, चीयरफुल बहुत खुश है, ये सब लिख के। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है प्रफुल्लित, मतलब बहुत खुश है। वायर्ड एंड हॉरिफाइंग, है ना, बहुत ही विचित्र है। डिसोलेट, डिसोलेट एंड मॉर्नफुल है। टम्मुलेटस एंड परटर्बिंग है ना। अब यहाँ डिसोलेट का मतलब क्या है, तो डिसोलेट का मतलब होता है सुनसान, ऐसा चित्रण किया है कि वो मानो वो एक सुनसान जगह में जा रहे हैं, मौन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कोई मर गया है या किसी के बारे में वैसा दुख दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। और टिमुलेटस, टिमुलेटस का मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, लड़ाई झगड़े के जैसा वो वर्णन कर रहे हैं। एंड परटर्बिंग है ना, परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी उसने लिखा। ऑल दीज आर लिंक्ड टू प्रोड्यूस अ हार्मनी ऑफ द परफेक्ट एंड मोरल इंप्रेशन। अब ये सभी क्या है, लिंक करता है, जोड़ता है उनके प्रोड्यूस का, उनके उत्पादन, ये सब
बुक को जोड़ता है हार्मनी मतलब सामंजस्य के साथ और मोरल इंप्रेशन के साथ, है ना, नैतिक छवि के साथ में। टू द क्रिटिक मोस्ट ऑफ पोएम में अपियर टू बी फ्रैगमेंट्री, और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक्स में आलोचना हुए उनके पोएम में शायद अपियर होते हैं तो वो फ्रैगमेंट्री में, मतलब अधूरा होने के चलते। बट टू द रीडर, लेकिन रीडर को दे प्रेजेंट होलसम एक्सपीरियंस, लेकिन रीडर को वो प्रेजेंट में, वर्तमान में वो पूरी अनुभव देते हैं। वाइल ऑन द वन हैंड द अदर रोमांटिक पोएट, और दूसरी तरफ जबकि रोमांटिक पोएट क्या करते हैं, जैसे बैरोन, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट एंड अदर्स weave a wave of the romance from their personal experience. Coleridge sees it the among the wonder the external world. और ये सारे पोएट जो है, जैसे बायरोन हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स एंड और भी दूसरे पोएट हैं, वे सब एक वेव बना देते हैं, जाल में, रोमांस के जाल बना देते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाता है। कोलरिज देखता है कि इसके बीच में दिखता है, कोलरिज भी, है ना, एमंग दीज वंडर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और ये बाहरी दुनिया से के बीच में अद्भुत दिखता है। लिंक देम टू द सबलेटिज, है ना, और ये सभी के सबलेटिज को, बारीकियां को क्या करता है, ये जोड़ देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है वो सबको प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है हम लोगों में, एंड स्टोरी रिच, और स्टोरी को रिच बना देता है। इन द ड्रामेटिक सिचुएशन, और इसमें बहुत ही नाटकीय स्थिति को, साइकोलॉजिकल ट्रूथ को, और विथ अ डेलीगेट सेंस ऑफ मोरलिटी, है ना, और इसके डेलिकेट है, नाजुक जो है, मोरलिटी है, जो नैतिकता है, दिस प्रेजेंस ऑफ कोलरिज रोमांटिसिज्म, और ये सब कोलरिज के रोमांटिसिज्म में मिलता है। लाइज इन आर्टिस्टिक रेंडरिंग द सुपरनेचुरल, है ना, और ये सभी नेतृत्व करता है, इसेंस मिलता है। रेंडरिंग मतलब सभी को दिखाता है, प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सुपरनेचुरल। We have seen here in the rhyme of the ancient mariner there are phantom ship, है ना, जो कि क्या है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर में क्या है, ए फैंटोम शिप है ना। फैंटोम का मतलब क्या होता है, भूत वाला, है ना, भूत वाला शिप है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर में जो शिप है वो क्या है, भूत वाला, फैंटोम शिप है। विथ इट्स घास्टली क्रू डेथ, लाइफ इन डेथ, और बहुत ही जघन्य, जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा क्रू मतलब क्या, जो सेलर जो शिप को चलाते हैं उसको क्रू बोलते हैं, उन लोग का डेथ होता है, लाइफ इन डेथ को दिखाया है। पोलर स्पिरिट सीकिंग द वेनरेंस फॉर द मर्डर ऑफ द अल्बैट्रोस को, ठीक ना, मर्डर करता है अल्बैट्रोस को। वेनरेंस मतलब प्रतिशोध लेने की भावना से, है ना, इसका मतलब वेनरेस वेंजिंस, है ना, वेंजिंस का मतलब प्रतिशोध लेना होता है, बदला लेने के चलते के लिए क्या कर देता है, मर्डर कर देता है अल्बर्ट्रोस को। द टू सुपरनेचुरल वॉइस रिप्रेजेंटिंग, और दो दैवीय शक्ति को प्रस्तुत करता है, जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए, जैसे मर्सी, दया, एंड ट्रूप ऑफ द सेलेस्टियल स्पिरिट, सेलेस्टियल का क्या है, ब्रह्मांडीय, है ना, ब्रह्मांडीय आत्मा को एनिमेटिंग करता है, मतलब दिखाता है, डेड क्रू, ठीक ना, मरे हुए क्रू के रूप में। द होल एटमोस्फेयर, अब वहाँ के जितने भी वातावरण है, ऑफ दिस लॉन्ग पोएम, इस लॉन्ग पोएम में चार्ज विद सेंस एंड हाइटेन मिस्ट्री, है ना, हाइटेन मिस्ट्री है इन क्रिस्टाबेल में। द एविल स्पिरिट, जो बुरी आत्माएं होती है, द हाउंट द बॉडी, और वो क्या करता है, बॉडी को हाउंट करता है, डराता है। एंड जर्नल डाइन एंड ब्लास्ट द इनोसेंट हैप्पीनेस, अंत में बहुत बड़ा खुशी मिलती है, एंड स्वीट एंड लवली क्रिस्टाबेल होता है। इज इन द ट्रू ट्रेडिशन एंड वैम्पायर्स एंड कोल्ड्रिज इन्फ्यूजेज, है ना, वैम्पायर्स मीन्स वैम्पायर्स, है ना, वैम्पायर्स मतलब वहाँ ट्रेडिशनली क्या वैम्पायर्स होते हैं, वैम्पायर्स का मतलब पिचास होता है, जिसको भूत ही बोलते हैं। कोल्ड्रिज इन्फ्यूज हो जाता है ना, मन में बैठ जाता है, इन्फ्यूज का मतलब होता है मन में, कोल्ड्रिज के मन में बैठ जाता है। ए मिस्टीरियस ड्रेड इनटू हर, है ना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय मृत्यु के बारे में। एंड कुबला खान, जो कुबला खान में क्या है, अ पोएट क्रिएटर है, इस सोन दिखाया गया है, काउट इन अ स्पेल ऑफ क्रिएटिव इंस्पायरेशन विच द ट्रांसेंडेंट्स हिज मॉडर्न एक्सिस्टेंस इन प्योरली सुपरनेचुरल बीइंग, है ना, ट्रांसेंडेंट मतलब एकदम ये श्रेष्ठ सुपरनेचुरल बीइंग के अस्तित्व में ये है, साधारण सांसारिक। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कोलरिज चीफ पर्पस, कोलरिज का चीफ पर्पस क्या है, तो एंड मुख्य पर्पस क्या है वो बात करेंगे।
तो ये है। एंड ऑल्सो अ प्रॉब्लम, उनका एक और भी प्रॉब्लम है वाइल राइटिंग अबाउट द सुपर नेचुरल, जब वो सुपर नेचुरल कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं। कैरेक्टर एंड इवेंट इज द हिमसेल्फ सेड, उनके जो कैरेक्टर है ना, उनके जो कैरेक्टर हैं और घटनाएं हैं वो सब खुद कहे हैं। वॉज टू ट्रांसफॉर्म द फॉर्म इनवर्ड इन नेचर, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म रूप देता है हमारे आंतरिक नेचर को। ए ह्यूमन इंटरेस्ट एंड सिम्बलेंस, है ना, सिम्बलेंस वो एक झलक दिखाते हैं। सिम्बलेंस का मतलब झलक, किसकी, सच्चाई और सफिशिएंट प्रोक्योर्स है ना, प्रोक्योर्स को दिखाता है। ऑफ दिस शैडो ऑफ इमेजिनेशन विलिंग एंड सस्पेंशन ऑफ द डिसबिलीफ फॉर मोमेंट, और उनकी एक छाया और उनकी इमेजिनेशन और सस्पेंशन और उनकी जो डिसबिलीफ है वो मोमेंट को दिखाता है। विच कॉन्स्टिट्यूट द पोएटिक फेथ, और जो कि क्या करता है, ये पोएटिक विश्वास को जिंदा रखता है ना। दैट इज वन हैज टू विलिंगली सस्पेंडेड द डिसबिलीफ। फ्रेंजी, जो कि वो क्या करता है, फ्रेंजी कर देता है, पागलपन कर देता है अपने रीडरों को। हाइट ऑफ द इमेजिनेशन, कोल्ड्रिज ट्रीटमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल एलिमेंट, कोल्ड्रिज ने अपने पोएम में सुपर नेचुरल एलिमेंट को दिया है, बनाया, मेड इट इम्परेटिव, और ये जो सुपर नेचुरल है वो चीज उनके पोएम में क्या इम्पेरेटिव कर देता है, मतलब प्रभावशाली बना देता है अपने पोएम को। टू ले अ सेंस सीन्स मिडिल ऑफ एज, और वो मिडिल ऑफ एज मार्क ऑफ द मैजिक, मैजिक होता है, जादू होता है, रेज क्राफ्ट होता है, सुपरस्टिशियंस होता है मतलब अंधविश्वास होता है, एंड येट हिज द ट्रीटमेंट सुपर नेचुरल क्वाइट मॉडर्न है, ठीक ना, बिल्कुल ये मॉडर्न है, फुल ऑफ द फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल हिंट में। आगे जो बात करें तो वो है आपका, आता है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट बात करें तो साइकोलॉजिकल हिंट है। द मोस्ट ऑफ डिस्टिंग्विशेस फीचर रोमांटिक पोएट्री, इनके रोमांटिक पोएट्री में बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, पोएट्री है, इज इट्स इम्फेसिस, और ये बल देते हैं अपने इमेजिनेशन पर। एंड द कोल्ड्रिज पोएट्री रिवील्स हिज इंटेंस इमेजिनेटिव पावर, और कोल्ड्रिज के जो पोएम है वो काफी ज्यादा इमेजिनेटिव पावर को खोलता है। ही डिक्रीड पोएट्री टू बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन नॉट बाय दोज द फैंसी, है ना, फैंसी है। टू हीम द इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन से भरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पोएट्री कुड बी रिटेन, पोएट्री को लिखा जा सके, जैसे कि पहला यहाँ है लिखा गया है कुबला खान, तो कुबला खान में इसने क्या लिखा उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे है कि कुबला खान इज कोल्ड्रिज इज अ पोएम कंप्लीटेड इन अक्टूबर 1797, कुबला खान कोल्ड्रिज के द्वारा लिखा गया है और यह पोएम कंप्लीट किया गया 1797 ईस्वी में, मतलब 1797 में। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1816, मतलब 1816 में, ये लिखा गया 1797 में, लेकिन ये 1816 में पब्लिश हुए। इट इज द समटाइम गिवन द सबटलीज ए विजन ऑफ द ड्रीम, जो कि ये एक विजन इन अ ड्रीम है, एंड द फ्रेगमेंट है। कंपोजिशन ऑफ द पोएम फैक्ट, इनके जो पोएम में जो फैक्ट है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है, कोल्ड्रिज राइट अ प्रीफेस टू कुबला खान, है ना, कोल्ड्रिज ने अपना प्रीफेस कुबला खान को लिखता है। कोल्ड्रिज वॉज रीडिंग अ परचेज हिज पिलग्रिमेज बाय सैमुअल परचेज, है ना, कि कोल्ड्रिज ने रीडिंग ए परचेज हिज हिज पिलग्रिम्स बाय सैमुअल परचेज के द्वारा ये पढ़ रहे थे। एंड फेल एजलिप, और इसे पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं, ठीक ना, फेल एजलिप मतलब सो जाते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट कुबलाई खान, अब ये कुबलाई खान को पढ़ने के बाद वो क्या होता है, वह कहता है, क्या कहता है, कंटिन्यू टू अबाउट 3 आवर्स, और भी 3 घंटे कंटिन्यू इन अ प्रोफाउंड स्लीप, मतलब 3 घंटे और भी गहराई नींद में, नींद के दौरान, जिस समय पर क्या होता है, विच हैड अ मोस्ट विविड कॉन्फिडेंस, और उनको बहुत विभिन्न तरह के कॉन्फिडेंस आते हैं, दैट ही कुड नॉट हैव कंपोज्ड लेस देन फ्रॉम 200 and 300 लाइन्स, है ना, जो 200 and 300 लाइन्स को से कम कंपोज नहीं किया। ऑन अवेकिंग ही, और उसके जगने के बाद, अपियर्ड हिज हिमसेल्फ, और वो खुद अपियर्ड होते हैं, टू हैव द डिस्टिंक्ट रिकलेक्शन ऑफ द होल, जो ये सभी वो बुक में क्या है, रिकलेक्शन है। और टेकिंग हिज पेन, और वो अपना पेन लिखना मतलब शुरू करता है, इंक लेता है, एंड पेपर इंस्टेंटली ईगरली रोट डाउन, और वो काफी उत्सुकता से लिखना शुरू कर देता है लाइन को। देयर आर प्रिजर्व, दो जो प्रिजर्व दिस पैसेज कंटिन्यू विथ द फेमस अकाउंट ऑफ द इंटरप्टेड। एट दिस मोमेंट ही वॉज अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड द पर्सन बिजनेस एंड प्रोलॉग है ना, ये उसका पर्सनल काम है और ये प्रोलॉग है। एंड हिज रिटर्न रूम फाउंड हिज अ स्मॉल सरप्राइज, और जब वो अपना रूम आता है तो एक छोटा सा सरप्राइज मिलता है। और मॉर्फिफिकेशन, है ना, मॉर्फिफिकेशन होता है, रिटेन सम द वेगू एंड रिकलेक्शन द लाइन्स, और फिर अपने लाइन को रिकलेक्शन करता है। रेस्ट हैड पास्ड अवे, और बाकी बात वो छूट गया। एंड
प्रोलोग एंड 3 to 4 लाइन्स होता है, 2 से 300 लाइन के प्लान में वो कोलरिज लेफ्ट द अनपब्लिश्ड है, ये पब्लिश्ड नहीं है, केप्ट ऑफ द प्राइवेट रीडिंग एंड हिज फ्रेंड्स टिल 1816 व्हेन प्रोम्प्टिंग लॉर्ड बायरन वाज द पब्लिश्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन जो कुबला खान का है वो है, कुबला खान इज अ हाईली विजनरी पोएम एस.टी. कोलरिज इट द मास्टरपीस रोमांटिक पोएट्री पब्लिश इन 1816। ये क्या है? एस.टी. कोलरिज का एक मास्टरपीस रोमांटिक पोएट्री है जो 1816 में पब्लिश हुआ। द पोएम स्टिल मेंटेन द रोमांस अपील, और ये पोएम अब तक भी रोमांस अपील को दिखाता है। ओरिजिनली द पोएम वाज रिटेन इन डिस्क्राइब द लग्जरियस प्लेस इन द चाइनीज किंग, और ये सामान्य रूप से लिखा गया है जो डिस्क्राइब करता है बहुत सुख सुविधा भोग विलास के महल को, ठीक ना, महल को करता है जो चाइनीज किंग है। कुबला खान अबाउट विच द पोएट रीड द समवेयर, और कुबला खान कहीं भी पढ़ा जा सकता है कुबला। और नेक्स्ट जो है आपका, कोलरिज हैज बीन एप्रिसिएटेड हाईली फॉर द रिच इमेजिनरी विद द हैज पेंटेड लाइवली द परफेक्ट पिक्चर ऑफ द प्लेस। और उसके बाद कुबला खान को जो कि है समवेयर, कुबला खान अबाउट विच जिसके बारे में पोएट हैड रेड पढ़ा है कहीं भी। कोलरिज हैज बीन एप्रिसिएटेड, कोलरिज को बहुत ज्यादा एप्रिसिएटेड किया जाता है फॉर रिच इमेजिनरी, ठीक ना, मतलब समृद्ध कल्पना के लिए, इमेज बनाने के लिए, इमेज मतलब तस्वीर दिखा देता है, ऐसे स्टोरी उसने लिखा है। एंड वे ही हैज पेंटेड अ लाइवली एंड परफेक्ट पिक्चर ऑफ द पैलेस। इनफैक्ट वास्तव में द पोएम कुबला खान इज द प्रेजेंटेशन, ठीक ना, कुबला खान का प्रेजेंटेशन है, एक ड्रीम है, द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्यूटी, ठीक ना, ब्यूटी है रन थ्रू आउट द पोएम। एंड कोलरिज हैज बीन फुली सक्सेसफुल इन द एप्लीकेशन ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ द डिसबिलीफ है, डिस्पाइट नोइंग द पैलेस है। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस ऑफ द पोएम। सब्सटेंस क्या है इसमें, तो अब मैं थोड़ा रिपीट आपको बता देता हूँ। द पोएम बोथ द डिस्क्रिप्शन एंड सजेस्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड सेंस डिस्क्राइब डिटेल्ड कुबला खान एंड प्लेजर डॉम्स एंड रेयर डिवाइस ऑफ द सोर्स नो इम्पोर्टेंट। अब जो मेन है वो मैं बताता हूँ। इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। पोएटिक डिवाइस बहुत जरूरी होता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे है कोलरिज हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, है ना, मानवीकरण किया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब एक मानव की तरह दिखाया गया है ना। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, वेयर द स्टेट, जहाँ पे बताता है कि एज इफ द अर्थ, अगर एक अर्थ जो जमीन है, जो हमारी धरती है, इन अ फास्ट थिक प्लांट, है ना, ये एक बड़ा थिक प्लांट है, एंड ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग द अर्थ टू द ब्रीदिंग ह्यूमन बींग्स, और वो सभी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। ही ऑल्सो पर्सोनिफाइड रॉक, है ना, जो कि ये एक रॉक को बताया है, पत्थर को। ये लाइन आपका 23 में मिलता है, डांसिंग रॉक, और पत्थर डांस कर रहे हैं। तो पत्थर तो डांस नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पत्थर को एक ह्यूमन बींग की तरह प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन वही होता है जो ह्यूमन बींग की क्वालिटी दी जाती है कोई नॉन लिविंग थिंग में, वही आपका क्या होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। मतलब नॉन लिविंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी को डाला जाता है। डांसिंग ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक बट पोएट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द क्वालिटी रॉक, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ है सबलाइन यूज द पोएम 21 सच एज ह्यूज प्रेग्नेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ, अब हम लोग ये कुबला खान के पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर के बारे में देखते हैं। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज अ लॉन्गेस्ट मेजर पोएम सैमुअल टेलर्स, है ना, कोलरिज का है। ओरिजिनली द वाज नोन बाय द टाइटल द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर ओरिजिनली, और ये पोएम कंपोज हुआ था 1797 में से 1798 में। द पोएम वाज पब्लिश, आपका ये पोएम एंशिएंट मारिनम 1798 में क्या हुआ, पब्लिश हुई थी, और जो कि एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड के है। ये भी एक लिरिकल बैलेड के क्या है, एडिशन है, जो कि आपका लिरिकल बैलेड में ये भी पोएम शामिल है। कोलरिज यूज्ड मेनी द आर्टिक वर्ड्स दैट फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम बट इट द सेकंड लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड 1800, है ना। सेकेंड एडिशन जो लिरिकल बैलेड का पब्लिश हुआ था वो 1800 में हुआ था। रिप्लेस मेनी ऑफ द एरिक वर्ड को किया है। अब यहाँ पे इंस्पायरेशन ऑफ द पोएम में क्या है, प्रेरित क्या करता है, वो चीज़ हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड व्हाइल कोलरिज वर्ड्सवर्थ एंड विलियम वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी एंड वॉकिंग थ्रू द क्वेंटॉक हिल एंड समरसेट। The discussion of the turned the book the Selborne Wordsworth was reading description the privateering voyage in 1719 during the melancholy sailor Simon Helter। यहाँ वैसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो इनके जो इम्पोर्टेंट जो MCQ बनते हैं उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।